डियर फ्रेंड्स, नो द लॉ चैनल में मैं रामफल मौर्य एडवोकेट आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम चैप्टर 29 के सेक्शन 385 तक पहले पढ़ चुके हैं। आज हम सेक्शन 386 से शुरू करेंगे। इससे पहले कि मैं सेक्शन 386 की तरफ आपका ध्यान दिलाऊं, यदि आपके पास बेयर एक्ट है तो कोशिश करें कि बेयर एक्ट खोल लें। अब सेक्शन 386 के ऊपर हम आते हैं। सेक्शन 386 क्या कहता है कि पावर ऑफ एपिलेट कोर्ट। व्हाट इज द पावर ऑफ एपिलेट कोर्ट? एपिलेट कोर्ट की शक्तियाँ क्या हैं? रिकॉर्ड देखने के बाद अपीलार्थी और उसके वकील पीपी यदि हाजिर होते हैं तो उन्हें सुनने के बाद कि 377 और 378 की जो अपील में अभियुक्त भी हाजिर है और कोर्ट को लगता है कि अपील में हस्तक्षेप करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है, तो देयर इज़ नो सफिशिएंट ग्राउंड टू इंटरफेयर, तो कोर्ट अपील को खारिज कर सकती है। यानी इसके अंदर ये कहा कि रिकॉर्ड देखने के बाद और सभी पक्षों को सुनने के बाद, बहुत सिंपल तरीके से मैं इसको बता रहा हूँ कि रिकॉर्ड के देखने के बाद और पार्टीज को सुनने के बाद यदि माननीय कोर्ट इस बात की धारणा करती है या इस बात के ऊपर आती है कि अपील के अंदर कोई ग्राउंड पर्याप्त नहीं है जिसकी बाबत हस्तक्षेप किया जा सके, यानी देयर इज़ नो सफिशिएंट ग्राउंड टू इंटरफियर, तो कोर्ट अपील को खारिज कर सकती है। इसका क्या कहता है? यदि अपील एक्विटल के खिलाफ है तो आदेश को पलट सकती है, रिवर्स कर सकती है, डायरेक्शन दे सकती है कि फर्दर इंक्वायरी की जाए या पुनः विचारण रीट्रायल, जैसी भी स्थिति हो उससे दोषी को दोषी भी ठहरा सकती है और विधि के अनुसार सेंटेंस भी पास कर सकती है। अब बी क्या कहता है? यदि अपील कन्विक्शन के खिलाफ है तो फाइंडिंग और दंडावेश को पलटा जा सकता है, दोषी को एक्विटी या डिस्चार्ज कर सकती है, पुनः विचारण रीट्रायल का आदेश अधीनस्थ न्यायालय को दे सकती है और कमिट फॉर ट्रायल का आदेश भी दे सकती है। अब दो क्या कहता है कि फाइंडिंग एल्टर भी कर सकती है और सेंटेंस भी मेंटेन कर सकती है। तीन क्या कहते हैं कि फाइंडिंग एल्टर करके भी या बिना एल्टर किए भी, दोनों सूरत में कहते हैं, विदाउट एल्टरिंग द फाइंडिंग एंड बाय एल्टरिंग द फाइंडिंग, किसी भी दंड की नेचर और एक्सटेंट में परिवर्तन कर सकता है किंतु दंड में वृद्धि नहीं कर सकता। अब अगली बात क्या कहता है कि जब अपील दंडावेश की वृद्धि बारे हो, व्हेन एन अपील फॉर एनहांसमेंट ऑफ सेंटेंस, तो उस सूरत में क्या कहते हैं कि फाइंडिंग और सेंटेंस को उलट सकता है, अभियुक्त को एक्विटी या डिस्चार्ज कर सकता है, रीट्राई के लिए सक्षम न्यायालय को आदेश दे सकता है। सक्षम न्यायालय क्या? जिसने पहले डिसीजन दिया था। या दूसरी बात क्या कर सकता है कि सेंटेंस को कायम रखते हुए फाइंडिंग में परिवर्तन कर सकता है। तीसरी बात क्या कहता है कि फाइंडिंग में परिवर्तन यानी अल्टर करके या बिना परिवर्तन दंड के नेचर और एक्सटेंट यानी स्वरूप और परिमाण में परिवर्तन कर सकता है जिससे उसमें वृद्धि या कमी हो जाए। डी क्या कहता है? किसी अन्य आदेश से अपील में ऐसे आदेश को परिवर्तित कर सकता है या उलट सकता है। उसके बाद कहता है जो न्याय संगत या उचित आदेश हो उसके द्वारा कोई अमेंडमेंट, कॉन्सिक्वेंशियल या इंसिडेंटल आदेश भी कर सकता है। अब इसमें प्रोवाइडेड दिया है कि किंतु जब तक दोषी को सेंटेंस एनहांस की बात का शो काज नोटिस ना दिया जाए या उसे अवसर ना दिया जाए तो दंड में वृद्धि नहीं होगी। अब फर्दर प्रोवाइडेड क्या कहा है कि अपीलीय न्यायालय उस अपराध के लिए जो अभियुक्त ने उसकी नज़र में किया है उससे ज़्यादा दंड नहीं देगा जो अपीलाधीन कोर्ट ऐसे अपराध के लिए दे सकता था। यानी जैसे मान लिया गया लोअर कोर्ट 3 साल की सज़ा दे सकती थी तो एपिलेट कोर्ट जो है 3 साल की ही देगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। तो आगे कहता है ये एक राजा गोपाल वर्सेस मैथ्यू पांडी एलाइस ठाकर कलाई का केस है, AIR 2017 सुप्रीम कोर्ट 1230। इसके अंदर क्या कहा गया है कि अपील अगेंस्ट एक्विटल अटेम्प्ट टू मर्डर केस था। असॉल्ट ऑन इंजर्ड बाय 5 एक्यूज्ड पर्सन्स विद डेडली वेपन्स
delay in lodging FIR explained, that is, witness was injured. Motive and non-examination of independent witness is not sufficient in case of direct evidence. Acquittal by High Court without descending evidence of injured was not possible view, liable to be set aside. यानी जो गवाही हुई उस गवाही में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, एविडेंस ऑफ इंजर्ड वाज नॉट पॉसिबल व्यू, तो इसलिए उसका व्यू जो है वो पॉसिबल नहीं था, और जो हाई कोर्ट ने निर्णय लिया उसको सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। दिलावर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2014 सुप्रीम कोर्ट 2167 केस है, अपील अगेंस्ट एक्विटल। वहाँ पर भी एक्विटल के खिलाफ थी, ये भी एक्विटल के खिलाफ है। इसमें पावर्स ऑफ एपिलेट कोर्ट क्या कहा, एक्यूज्ड पर्सन allegedly gave गंडासी एंड स्वार्ड blows on left arm and right leg of the deceased. Evidence of doctor that death of the deceased was caused by sharp-edged weapon and not by any blunt weapon. So overt act of accused persons not corroborated with medical evidence. Order of acquittal passed by the High Court does not suffer from any infirmity or illegality or manifest error. It cannot be interfered with by Supreme Court. अब AIR 2017 804 पेज अजय कुमार घोषवाल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है, रीट्रायल का इसमें ऑर्डर हुआ था। इसमें क्या कहा कि पावर ऑफ एपिलेट कोर्ट टू order retrial when justified. Lapses in investigation or in conduct of trial occasioning miscarriage of justice must trial by court without jurisdiction. Serious irregularities in trial due to misconception of nature of proceedings or irregularities, the result in a miscarriage of justice or circumstances justifying order of retrial. दूसरा स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस निर्मला देवी का केस है, 2017 सुप्रीम कोर्ट 1971। इसमें क्या कहा कि आफ्टर अल्टर नेचर एंड एक्सटेंट पावर ऑफ एपिलेट कोर्ट taxing into consideration the case alter reduce sentence. Appellate court cannot, however, exercise its powers under section 386(b)(3) to alter sentence of imprisonment and fine into sentence of fine only. डी नो ट्रायल AIR 2017 सुप्रीम कोर्ट 804, इसमें क्या कहा गया है कि टू बी ordered only in exceptional cases. The appellate court exercising powers must be satisfied that lapses and irregularities have caused failure of justice. Order passed without indicating how lapses have caused failure and justice is liable to be set aside. कोर्ट को ये बताना होगा कि किन खामियों और अनियमितताओं से न्याय की विफलता रही। बिना खामी और अनियमितता और न्याय की विफलता बताए आदेश अपास्त नहीं किया जाना चाहिए। इसके ऊपर एक अथॉरिटी और है, AIR 2017 सुप्रीम कोर्ट 804 अजय कुमार केस। अजय कुमार का केस पहले भी मैंने बताया है, तो इसी में ये बात भी हेल्ड की गई है कि ऑर्डर फॉर रीट्रायल मे बी पास्ड बाय एपिलेट कोर्ट इन एक्सेप्शनल केसेस when original trial failed to make determination in matter dictated by law. Retrial, de novo trial should be last resort, and that too when such course becomes so disparatingly indispensable. तो इन हालत में सेक्शन 386 में ये अथॉरिटी जो दी गई हैं आर वेरी मच रेलिवेंट ओवर दिस सेक्शन।
तो 387 क्या कहता है, जो रूल चैप्टर 27 में ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन वाली क्रिमिनल कोर्ट के निर्णय पर लागू होंगे, वही सेशन न्यायालय और सीजेएम कोर्ट के न्यायालय के अपील में दिए गए निर्णय पर भी लागू होंगे। अब 388 क्या कहता है कि ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट एज अपील टू बी सर्टिफाइड टू लोअर कोर्ट। जब इस अध्याय के तहत कोई मामला उच्च न्यायालय द्वारा अपील में निर्णित होता है, तब उच्च न्यायालय अपना निर्णय प्रमाणित करके उस न्यायालय को भेजेगा जिसके विरुद्ध अपील की गई थी। और यदि ऐसा न्यायालय जुडिशियल मजिस्ट्रेट है तो आदेश सीजेएम के माध्यम से भेजा जाएगा। और यदि ऐसा न्यायालय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है तो कलेक्टर यानी जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से भेजा जाएगा। सब सेक्शन 2 क्या कहता है, सब सेक्शन 2 कहता है कि जब उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय प्रमाणित करके लोअर कोर्ट में भेज दिया तो लोअर कोर्ट क्या करेगा, उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार ऑर्डर करेगा और यदि आवश्यक हो तो रिकॉर्ड में भी नियमानुसार संशोधन करेगा। और सेक्शन 389 क्या कहता है, 389 कहता है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग द अपील, रिलीज ऑफ एपिलेट। अब क्या ऑन बेल, इसमें क्या कहा कि अपील के दौरान अपील ये न्यायालय कारण बताते हुए, कारण लिखते हुए उस दंडावेश जिसके विरुद्ध अपील हुई है उसके निष्पादन को सस्पेंड कर सकता है। यदि वह व्यक्ति कन्फाइनमेंट में है तो उसे भी उसके अपने बंद पत्र पर यानी पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ने का आदेश दे सकता है। जो ये अपील हुई, अपील होने के बाद क्या है कि अपीलीय कोर्ट रीजनिंग देते हुए, कारण रिकॉर्ड करते हुए उस दंडावेश को यानी उस कन्विक्शन को जिसके खिलाफ अपील हुई है उसकी एग्जीक्यूशन को सस्पेंड कर सकता है। और यदि वो व्यक्ति कन्फाइनमेंट में है, जेल में है, कस्टडी में है तो उसे भी उसके अपने बंद पत्र पर छोड़ने का आदेश दे सकता है। अब इसमें प्रोवाइडेड जो है 2 जोड़े गए हैं, ये 2005 में जोड़े गए हैं, उससे पहले नहीं थे। और इसमें क्या कहता है कि यदि अभियुक्त को किसी डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 वर्ष से कम की अवधि के लिए कन्विक्ट किया गया है तो पीपी को कारण दर्शन का नोटिस देगा कि क्यों ना उसे छोड़ दिया जाए। यानी जब 10 साल से कम की सज़ा है, ये दोनों सज़ाएं लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या डेथ पेनल्टी है, तो बेल देने के लिए उसको नोटिस दिया जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर, जहां कन्विक्टेड व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा जाता है तो पीपी बेल कैंसिल की दरखास्त भी दे सकता है। अब 389(2) क्या कहता है, जो शक्तियां इस सेक्शन के तहत एपीलेट कोर्ट द्वारा प्रयोग की जाती हैं, उच्च न्यायालय भी उस अपील की सुनवाई की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। 389(3) क्या कहता है कि जहां कन्विक्टेड पर्सन न्यायालय को सेटिस्फाई कर देता है कि वह इस आदेश के खिलाफ अपील में जाना चाहता है तो न्यायालय क्या करेगा, पहली बात न्यायालय करेगा कि जो व्यक्ति जमानत पर था और 3 वर्ष से अधिक की सेंटेंस नहीं की गई है या जब उसकी सज़ा जमानती अपराध में की गई है और वह जमानत पर था तो उसे जमानत पर छोड़ने का आदेश देगा। और जब तक अपील की अवधि है उस अपीलीय न्यायालय के आदेश के प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा, उसको मिल जाएगा। तब यह करेगा जब जमानत से इनकार का विशेष कारण ना हो। यानी अगर जमानत देने का कोई विशेष कारण है, मान लिया कि वो बेल बॉन्ड ही नहीं देता, एप्लीकेशन ही नहीं देता, वो बेल ही नहीं करवाता, या कोर्ट की नज़र में कोई ऐसा है कि अगर इसको बेल दी जाती है तो वहाँ पर कोई अगली बात हो सकती है, तो जमानत का आदेश होने पर दंडावेश निलंबित समझा जाएगा। और यदि वो नहीं देता तो विशेष कारण से जो है उसका दिया जाएगा। अब 389 का बी क्या कहता है, वो कहता है कि जब अपीलार्थी को किसी अवधि का या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सेंटेंस सुनाई जाती है तो वह समय जिसके दौरान वह छूटा रहता है, जिसके लिए उसे दंडादेश दिया गया है, हिसाब में नहीं लिया जाएगा। जैसे एक आदमी को जमानत पर छोड़ दिया गया, अब जैसे अपील में जो ही उसने बेल की दरख्वास्त दी, बेल होगी और उसको छोड़ दिया गया, तो इसको जो है दंड में शामिल नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए मतलब मैं आपको 2-3 केस ला बताना चाहूँगा। वो क्या है, AIR 2015 सुप्रीम
कोर्ट क्रिमिनल 241। श्याम नारायण पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस था। सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन इज ओनली इन एक्सेप्शनल केसेज ऑफ इर्रेपरेबल इंजरी coupled with irreversible consequences leading to injustice, staying conviction of persons to 10 or more years of imprisonment or convicted of offences involving moral turpitude, it would show public confidence in judiciary। 2015 क्रिमिनल लॉ जनरल 250 सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है। ये श्याम नारायण वाली ही इसी अथॉरिटी की बात मैं कर रहा हूँ। इसमें क्या कहा गया है कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, लॉस ऑफ जॉब ऑफ एक्यूज्ड विच इज सोर्स ऑफ लिवलीहुड इज नॉट सफिशिएंट ग्राउंड फॉर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस सेटे ऑफ कन्विक्शन ऑफ मर्डर कन्विक्ट। यानी ये मर्डर का केस था, इसमें इसकी सज़ा सुना दी गई और इसने ये दरख्वास्त दी कि मेरी जॉब जा सकती है, तो इन्होंने कहा कि नो, जॉब जाना या ना जाना ये कोई ग्राउंड नहीं हो सकता, और इस तरीके से जो है इसको सस्पेंशन नहीं दी गई थी। तो शिवरोज सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस था इम्पोजिंग कंडीशंस टू डिपॉजिट चेक अमाउंट। ये कह दिया कि इतने रुपए चेक सिक्योरिटी के रूप में जमा करोगे तो मतलब आपकी मतलब सस्पेंड की जाएगी। तो इसके ऊपर क्या कहा, इसके ऊपर कहता है व्हाइल एक्सरसाइजिंग पावर्स अंडर सेक्शन 389(1) नो कंडीशन ऑफ डिपॉजिटिंग चेक अमाउंट कैन बी इम्पोज्ड सेट असाइड दैट पार्ट ऑफ ऑर्डर एंड पेटिशन अलाउड। इसी के ऊपर दूसरी अथॉरिटी में आपको बताना चाहूँगा। 2019 क्रिमिनल लॉ जनरल 1233 सिक्किम मिक्कल भुजेल एलाइस रूबेन वर्सेस स्टेट ऑफ सिक्किम की अथॉरिटी है। 2019 क्रिमिनल लॉ जनरल 1098 राजस्थान की अथॉरिटी है। इन दोनों अथॉरिटीज़ के अंदर क्या कहा गया है कि ये दूसरी थी शरद चंद्र एलाइस शरद चंद्र जगत राव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। और इन अथॉरिटीज़ के अंदर जो कहा गया है उसको देखेंगे। एक अथॉरिटी में आपको और बताता हूँ कि AIR 1967 सुप्रीम कोर्ट 286, ये पंपा पैथी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर की अथॉरिटी है कि नो पावर टू कैंसिल बेल। ये इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है, इसको आप ध्यान से सुनेंगे। द लेजिस्लेचर हैज़ मेड एक्सप्रेस प्रोविजन फॉर कैंसिलेशन ऑफ बेल बॉन्ड इन केस ऑफ एक्यूज्ड पर्सन रिलीज्ड ऑन बेल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल। जब ट्रायल के दौरान किसी आदमी की जमानत की जाती है, किसी मुलजिम की जमानत की जाती है, तो सरकार को ये अधिकार है, PP को ये अधिकार है कि वो बेल बॉन्ड को कैंसिल करने की दरख्वास्त दे सकता है। लेकिन यहाँ पर कहता है बट नो सच एक्सप्रेस प्रोविजन हैज़ बीन मेड बाय द लेजिस्लेचर इन द केस ऑफ कन्विक्टेड पर्सन वेयर सेंटेंस हैज़ बीन सस्पेंडेड एंड देयर हैज़ बीन एन ऑर्डर ऑफ रिलीज ऑन बेल। जहाँ सस्पेंड कर दी गई हो और रिलीज का ऑर्डर कर दिया गया हो, बेल बॉन्ड ले लिया गया हो, तो वहाँ पर कैंसिलेशन का कोई प्रोविज़न नहीं है। तो इस प्रकार से ये साइटेशन है AIR 1967 सुप्रीम कोर्ट 286 पंपा पैथी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। इस प्रकार से हमारे सेक्शन 389 ख़त्म हुआ। और मैं समझता हूँ कि आपको मेरी बात या मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद।